हेलो बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है केमिकल बॉन्डिंग का। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मेरे बेटे याद रखना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। और ये वो टॉपिक रहेगा जो पूरी केमिस्ट्री में काम आता है। तो प्लीज़ बी फोकस्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? अब बेटा याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जब एक हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होता है। तो क्या लिखेंगे? इट इज electrostatic force of attraction. It's electrostatic force of attraction when hydrogen present between more electronegative atoms. अब सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन है? अब बेटा याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को आपको कौन कौन से मानने हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किन को मानेंगे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँगा, H और F के बीच में बॉन्ड है। एज यू नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे कौन सा आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे दूसरा H और F है मेरे बेटे, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब बेटा आप देखिएगा, यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है हाइड्रोजन पे और फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव। तो इनके बीच में अब क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? एच बॉन्ड। अब ये एच बॉन्ड एक तरीके का बॉन्ड नहीं है। एच बॉन्ड सिर्फ क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट ए रियल बॉन्ड। एच बॉन्ड इज नॉट ए रियल बॉन्ड। ये एक रियल बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक रियल बॉन्ड नहीं है। इट इज एन, ये क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है ना? तो इसके बाद पॉइंट क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव किन किन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म कौन बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड समटाइम्स क्लोरीन तो मेरे बेटे क्या याद रखोगे? जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? फ्लोरीन के बीच में। ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, समटाइम्स क्लोरीन और सी ट्रिपल बॉन्ड। अब क्लोरीन मैंने लिखा समटाइम्स। अब बेटा आप ये याद रखना, क्लोरीन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ दो जगह होती है। एक ऑर्थो क्लोरोफिनॉल में, दूसरा क्लोरल हाइड्रेट में। सिर्फ दो केसेस में आपको याद रखना है कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब दिखाता है? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल में और क्लोरल हाइड्रेट में। तो क्या लिखेंगे?
इन केस ऑफ क्लोरीन, किधर, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ये मैंने फिनॉल बनाया और ये फिनॉल का ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन। अब मेरे बेटे नज़र रखना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट हो गया, एक जगह से पॉजिटिव चार्ज, दूसरी जगह से नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में क्या आएगी अब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसका नाम क्या है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। एंड सेकेंड कहाँ पे क्लोरीन दिखाता है, डेट इज क्लोरल हाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होती है, सी, एक Cl, दो Cl और तीन Cl। अब इसके साथ C है और यहाँ पे O और H, इसी तरह यहाँ पे भी O और H और यहाँ पे H। अब मेरे बेटे आप याद क्या रखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब मेरे बेटे कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब आपको क्लियरली विजिबल होगा डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज एच बॉन्ड। सिर्फ आपको दो केसेस याद रखने हैं जहां पे क्लोरीन एच बॉन्डिंग दिखाता है, एक तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में, दूसरा क्लोरल हाइड्रेट में। इसका नाम क्या है, क्लोरल हाइड्रेट। समझ में आई बात। अब देखना मेरे बेटे, क्या आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव है और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है, क्या ये डाइपोल है? क्या मैं ये बोलूं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का? क्या याद रखना है, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो ये डाइपोल है, ये वाला डाइपोल है यहाँ पे, इसी तरह ये वाला डाइपोल है, दोनों डाइपोल ने आपस में क्या किया, इंटरैक्ट किया, तो इस इंटरेक्शन को मैंने एच बॉन्डिंग बोला। तो क्या है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इनके बीच में इंटरेक्शन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है किसका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। तो नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, एच बॉन्डिंग is a special case of dipole dipole attraction। ठीक है ना। तो क्या एच बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है किसका, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन में दूंगा, आप अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग molecule can't show या can't form hydrogen bonding? Which of the following molecule can't form the hydrogen bonding? Option number A, orthochlorophenol. Second one is chloral, मैंने खाली बोला chloral, C part, both can form, D part, none। तो इसका आंसर क्या आएगा, होपफुली आपने सोचा होगा। अब मेरे बेटा इसका आंसर आएगा क्लोरल। मैंने आपको बोला था क्लोरल हाइड्रेट इन केस ऑफ क्लोरीन एच बॉन्डिंग दिखाता है, ना कि क्लोरल। अब क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO
डॉट H2O, दिस इज द क्लोरल हाइड्रेट, ये क्लोरल हाइड्रेट होता है और इस क्लोरल हाइड्रेट में एच बॉन्डिंग होती है। और क्लोरल में, क्लोरल की फॉर्मूला क्या है, क्लोरल की फॉर्मूला है CCl3 और एल्डिहाइड CHO, CCl3 CHO। अब क्लियरली मैं अगर इसका स्ट्रक्चर भी बना लूँ, आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सर Cl और एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। अब क्लियरली इट इज़ विजिबल। क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फंसा है? नो सर। क्या ये जो हाइड्रोजन है, क्या ये वाला हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फंसा है? नो सर। जब नहीं फंसा है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नो एच बॉन्डिंग, नो एच बॉन्डिंग। क्या आपको समझ में आया? अब मेरे बेटे एच बॉन्डिंग टू टाइप्स के होते हैं। अब एच बॉन्डिंग टू टाइप्स, एक तो इंट्रा, दूसरा इंटर। इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल ये है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही एच बॉन्डिंग होगी तो इसको बोलेंगे इंट्रा। और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो उसको बोलेंगे इंटर। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कितने टाइप्स की है? दो टाइप्स की। क्या क्या? इंट्रा और सेकंड वन इज इंटर। अभी मैंने आपको बोला इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है। अब हम एक कॉलम बनाएंगे, एक साइड से लिखेंगे इंट्रा और दूसरी साइड से इंटर। इंट्रा का मतलब हो गया विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही। अब इधर क्या लिखेंगे? बिटवीन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम बोलेंगे इंटर। एग्जाम्पल इसकी इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की एग्जाम्पल इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसी तरह यहां पे एग्जाम्पल आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। इंटर की एग्जाम्पल इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इंट्रा की एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाते हैं, दिस इज OH और ये बनाया मैंने फिनॉल, ये नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। अब बेटा क्लियरली ये हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन्स के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल। अब सेकेंड एग्जाम्पल पैरा बोला मैंने। अब ये O और H, ये फिनॉल है और इसके पैरा पोजीशन पे हमने N डबल बॉन्ड O लगाना है, N डबल बॉन्ड O और ये O। इसी तरह अगर मैं ये फिनॉल बना दूं और यहाँ पे OH रख दूं और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और O रख दूं, दिस इज ऑल्सो पैरानाइट्रोफिनॉल। अब मेरे बेटे देखो, ये वाला हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन्स के बीच में, ये वाला हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन्स के बीच में। क्या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई। यस सर, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको बोलेंगे इंटर। क्या एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो गई है तो इसको बोलेंगे इंटर। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक रिंग बन गई है? क्या आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, जो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, क्या इस इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में रिंग बन गई है? इस रिंग को हम कहते हैं चीलिएट रिंग और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चीलिएशन। तो चीलिएशन किस में होता है? इंट्रा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीलिएशन किस में होता है? इंट्रा में। चीलिएशन दैट इज चीलेट रिंग फॉर्म्स। इंटर में ऐसा कोई सीन नहीं है, बट इंटर में आप ये बोलोगे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपक गया तो चिपक जाने को एसोसिएशन हो,
कहते हैं। तो मैं बोलूँगा इंटर में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। एसोसिएशन occur in case of inter H bonding. Is it clear? अब सेकेंड पॉइंट, अनदर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंटर का ज़्यादा होगा या इंट्रा का ज़्यादा होगा? देखो क्लियरली मेरे बेटे, बॉइलिंग पॉइंट, अब छोड़ो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल आप बोलो कि मॉलिक्यूल्स को उठाना है। अगर मुझे मॉलिक्यूल को उठाना होगा, अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को उठाना होगा, दो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, कौन इजीली उठेगा? सर ये एक ही मॉलिक्यूल है तो ये इजीली उड़ जाएगा, बट यहाँ पे दो बंदे एक साथ हैं, मोटा ग्रुप है, यहाँ पे दो बंदे एक साथ है। जब दो बंदे एक साथ है तो इसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं बोलूँगा इंटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्रा। इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है और इंटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट। अब बेटा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे एक ही को पिघलाना है, एक ही चीज़ को पिघलानी है, एक ही है, और यहाँ पे बल्की ग्रुप है, बल्कियर है, हैवीनेस है, तो सेम मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ किसका? इंट्रा लेस होता है, किससे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंटर। अब इसके बाद विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है और उस फ्लो में जो रेजिस्टेंस आती है, रुकावट जो आती है, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं मेरे बेटे। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर होगा और मेरे पास हनी होगा। अब दोनों को मैंने फैला दिया, वाटर को भी हनी को भी। कौन इजीली बहेगा? इजीली वाटर बहेगा। जब इजीली वाटर फ्लो होगा तो मैं बोलूँगा वाटर की विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। अब मुझे बताओ, जो ज़्यादा मोटा होगा वो इजीली नहीं फ्लो करेगा और जो कम मोटा होगा वो इजीली फ्लो करेगा। तो विस्कोसिटी भी किसकी ज़्यादा होगी? विस्कोसिटी इंटर की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंट्रा। इज इट क्लियर? इसी तरह सॉल्युबिलिटी। अब मेरे बेटे सॉल्युबिलिटी देखो 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 मेरे बेटे, यहाँ पे जो एच बॉन्डिंग की एक ही साइट है। वाटर में अगर इसको डालेंगे तो एच बॉन्डिंग की एक ही साइट है, बट यहाँ पे एच बॉन्डिंग की दो साइट है। तो आप क्लियरली बता सकते हो इंटर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है किससे? इंट्रा से। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ इंट्रा क्या होती है? कम होती है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ इंटर इज मोर। इज इट क्लियर? अब एक स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे पूछेगा? बोलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ट्रू और फॉल्स? आप क्या बोलोगे? सर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसे? पैरानाइट्रोफिनॉल से। सर ट्रू है। अब ये जो मैंने ऊपर दिखाया ये सारे अब स्टेटमेंट में चेंज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इसी तरह ये बोलेगा डेल्टा एच वैप। सर मुझे डेल्टा एच वैप समझ ही नहीं आता है। डेल्टा एच वैप का मतलब होता है, मोटा मोटा बताऊंगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर हीट ऑफ वेपराइजेशन कुछ समझ में नहीं आता है, बट कुछ वेपराइजेशन आ गया। सर वेपराइजेशन का मतलब उड़ना, वेपराइजेशन का मतलब उड़ना। सर इजीली कौन उड़ेगा? इंटर वाला उड़ेगा या इंट्रा वाला उड़ेगा? सर इंट्रा वाला इजीली उड़ेगा और इंटर वाला नहीं उड़ेगा। तो डैट मीन्स डेल्टा एच वैप ऑफ इंट्रा कम होगा और डेल्टा एच वैप किसका? इंटर का ज़्यादा आएगा। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एच वैप किसका? इंट्रा का। डेल्टा एच वैप ऑफ इंट्रा कम होगा किससे? डेल्टा एच वैप ऑफ इंटर से। इज इट क्लियर? इसके बाद
इसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, दैट इज़ अब जो लेक्चर में कवर कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे? पहले बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑल्दो कि वो स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, डेट इज द बोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, वो खाली आपको याद रखना है। बट अब स्ट्रक्चर आया और हमारे सिलेबस में भी है पी ब्लॉक में, तो आप याद रखिएगा क्या, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन। अब देखना मेरे बेटे, इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन रखूँगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 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 ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बोरिक एसिड का, ऑल्दो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, फिर भी देखो मेरे बेटे, अब मैं इनको मिलाऊंगा। इसके लिए मैं डॉटेड पेन लूँगा, कलर चेंज, ये इसके साथ, ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर यूं आएगा, ये मेरे बेटे ये स्ट्रक्चर कुछ आ गया बोरिक एसिड का। अब देखना अच्छे से देखिए, ये मैंने बोरान, ये इसके साथ, ये बोरान, ये इसके साथ, ये बोरान, इधर बोरान आएगा, बोरान आएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। और यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे एच बॉन्ड, एच बॉन्ड, इसी तरह मेरे बेटे इधर आएगा एच बॉन्ड, इधर आप एच बॉन्ड लिखोगे, एच बॉन्ड लिखोगे, एच बॉन्ड लिखोगे, ये एच और ये एच। अब एक सेकेंड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी एच बॉन्ड आएगा, इसके बीच में इधर एच बॉन्ड आएगा, और मेरे बेटे यहाँ पे भी ऑक्सीजन के बीच में एच बॉन्ड आप बनाओगे, इसी तरह इधर आप एच बॉन्ड बनाओगे, इधर आप एच बॉन्ड बनाओगे, इसी तरह यहाँ पे भी एच बॉन्ड बनाओगे, यहाँ पे भी एच बॉन्ड बनाओगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। तो ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह दूसरा बोरिक एसिड जो होगा वो इसके ऊपर आएगा, दूसरी लेयर ऑफ बोरिक एसिड वो इसके ऊपर आएगी, और दोनों लेयर के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो इसकी वजह से वो इजीली ब्रेक होगा। तो डैट मीन्स ये दो, अगर इसके ऊपर मैंने दूसरी बोरिक एसिड मॉलिक्यूल रखा तो दो बोरिक एसिड्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो ईजिली स्लिप करते हैं। अब बेटा ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन था ड्रा द स्ट्रक्चर, इसीलिए बनाया। लर्न क्या करना है एग्जाम के लिए, डैट इज़ द इम्पोर्टेंट। मैं अब बोरिक एसिड बना रहा हूँ, BOH, BOH, ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग दिखाएगा, ये वाला ऑक्सीजन भी एच बॉन्डिंग, ये वाला ऑक्सीजन एच बॉन्डिंग, ये वाला हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग, ये वाला ऑक्सीजन एच बॉन्डिंग, और ये वाला हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग।
अब मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर में एक बोरिक एसिड मॉलिक्यूल ने कितने एच बॉन्ड्स बनाए? सर 1 2 3 4 5 और 6। तो यही क्वेश्चन आएगा, वन बोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? बस ये याद रखना है, वन बोरिक एसिड कैन फॉर्म 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और वो सारे 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या बनाता है? इंटर बनाता है या इंट्रा बनाता है? इंटर बनाता है या इंट्रा बनाता है? दैट इज द इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, दो बोरिक एसिड के बीच में। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? वन बोरिक एसिड, वन बोरिक एसिड कैन फॉर्म, एक बोरिक एसिड क्या बना सकता है मेरे बेटे? वन बोरिक एसिड कैन फॉर्म 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वन बोरिक एसिड कैन फॉर्म 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं? इंटरमोलिक्यूलर। क्या होते हैं? इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और इसके बाद मैंने क्या बोला? बोरिक एसिड क्या होता है? स्लिपरीन टच। जब ये स्लिपरीन टच होता है तो कैरम पाउडर्स में ये यूज होता है, कैरम पाउडर। बोरिक एसिड इज स्लिपरी इन नेचर। और स्लिपरी इन नेचर भी क्यों है, ये मैंने आपको रीज़न इसका बताया। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आपको मैंने बताया है लास्ट टाइम कि ऑर्थो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। वाई? क्वेश्चन आएगा वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओ नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन, किससे? किससे मेरे बेटे? लेस देन मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे भी आप और एक चीज़ सीखोगे, वो मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा मेरे बेटे। तो क्या लिखेंगे? ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाया मैंने, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये एच बॉन्डिंग, इसी तरह ये ओ एच, ये मेटानाइट्रोफिनॉल, और इसी तरह ये वाला क्या बनेगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। ये वाला पैरानाइट्रोफिनॉल है। ठीक है ना मेरे बेटे? अब मेरे बेटे आपको पता ही है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये वाला, ये मेरे बेटे याद रखना, ये कौन सी एच बॉन्डिंग करेगा? इंट्रा, इंट्रा एच बॉन्डिंग। हाँ या ना? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या दिखाता है? इंट्रा एच बॉन्डिंग। हाँ या ना? अब इसके बाद जो ये पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये दिखाता है इंटर एच बॉन्डिंग। सर क्लियरली? तो आंसर तो आ गया, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन द मेटानाइट्रोफिनॉल। तो आंसर है जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो इंट्रा एच बॉन्डिंग दिखाता है, उसकी वजह से वो इजीली उस बॉयल हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट लेस आएगा। अब एच बॉन्डिंग ऑर्डर अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एच बॉन्डिंग ऑर्डर ऑर्थो मेटा पैरा में। अब मेरे बेटे ऑर्थो में कम आएगा, फिर मेटा में, और सबसे ज़्यादा एच बॉन्डिंग किधर होगी? पैरा में। अब मेरे बेटे जो पैरा होगा, पैरा में याद रखना यहाँ पे अच्छी पैकिंग होगी, गुड पैकिंग। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या गुड पैकिंग? अरे अच्छे से बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, मैं मेटा वाला बनाता हूँ, ओ एच मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और ये एन, ये डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन, क्योंकि इंटर है ना, ये ओ, ये एच, ये ऐसे, ये ऐसे, दिस इज द एच बॉन्ड। एंड सेकंड वन विल बी पैरानाइट्रोफिनॉल, ये ओ एच,
N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, इसी तरह N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पे O और H। क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये पैरानाइट्रोफेनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। अब क्लियरली आपको विजिबल, सॉरी ऑर्थो नहीं है, मेटा है, मेटानाइट्रोफेनॉल। क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है कि जो दिस पैरानाइट्रोफेनॉल है, इस पैरानाइट्रोफेनॉल में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, गुड पैकिंग। तभी तो मैंने बोला कि जो पैरानाइट्रोफेनॉल है उसमें अच्छी पैकिंग हो रही है। जब उसमें अच्छी पैकिंग हो रही है तो डैट मीन्स यहाँ पे एच बॉन्डिंग ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, ठीक है ना। अब इसके बाद अनदर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करूँगा। अनदर क्वेश्चन इज मैलिक एसिड is more acidic than fumaric acid. Why? Malic acid is more acidic than fumaric acid. मैलिक एसिड मोर एसिडिक है फ्यूमेरिक एसिड से, वाई? ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब मसला है सर हमें मैलिक एसिड पता ही नहीं है, हमें फ्यूमेरिक एसिड पता है। अरे चोमो, जब पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। फिर भी जो बता रहा हूँ याद कर लो, ठीक है ना मेरे बेटे। अब मैं मैलिक एसिड बनाऊँगा, ये C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O और OH है। इसी तरह यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। दिस इज द सिस फॉर्म, इसको कहते हैं मैलिक एसिड। अब बेटा ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया है, तो ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल बन गया, अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, सिंपल। क्या हमें पता ही है कि अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब मेरे बेटे देखो, मैंने आपको बोला कि मैलिक एसिड गुड एसिड है, मोर एसिडिक है, किससे? फ्यूमेरिक एसिड से। एसिड बनाओ सर, एसिड बनाने के लिए H पॉजिटिव निकालना है। H पॉजिटिव सिर्फ वो निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ होता है, बेटा याद रखना है। जब ये H पॉजिटिव निकलेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये O और यहाँ पे H भी है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब मेरे बेटे एक जगह पॉजिटिव चार्ज, दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्डिंग। तो दिस इज H बॉन्डिंग। अब H बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्टेबिलिटी आएगी, तो H बॉन्डिंग हो गई। जब H बॉन्डिंग आ गई तो मेरे बेटे ये ज़्यादा स्टेबल है, ड्यू टू H बॉन्डिंग मोर स्टेबल, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब मैं बनाऊंगा फ्यूमेरिक एसिड। इसका ट्रांसफॉर्म होता है। अगर ये सिस फॉर्म है, क्योंकि ये एक ही साइड से है, तो ट्रांसफॉर्म इसका अपोजिट होता है C। अब सिस ट्रांस क्या होता है? ये ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे ना मेरे बेटे, लल्ला टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है ना। CH ट्रांसफॉर्म इसकी बनानी है, तो ट्रांसफॉर्म डैट मीन्स यहाँ पे आएगा अब C डबल बॉन्ड OH और इधर आएगा C डबल बॉन्ड O और H और यहाँ पे H आएगा। अब यहाँ पे मेरे बेटे यहाँ पे H पॉजिटिव निकालो, वही H निकालना है जो ऑक्सीजन के साथ होगा। ओके सर, तो डेल्टा नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो C डबल बॉन्ड C H और C डबल बॉन्ड O और H और इसी तरह यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब क्लियरली आपको दिख रहा है
ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज नॉट इन बिटवीन द टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, फोन के बीच में नहीं है, ये हाइड्रोजन फोन के बीच में नहीं है, तो एच बॉन्डिंग नहीं है, एच बॉन्डिंग नहीं है तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल नहीं है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल नहीं है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, तो डैट मीन्स मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फ्यूमेरिक एसिड। इज इट क्लियर? अब इसमें जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आएगा, ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद Ka1, Ka1 क्या है? Ka कांस्टेंट है, Ka कांस्टेंट है और A मीन्स एसिडिक। Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, ये याद रखना, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्लियर हो जाएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड ज़्यादा होता है या कम होता है? किससे? मैलिक एसिड से। फ्यूमेरिक एसिड का कम होगा और मैलिक एसिड का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जल्दी एच पॉजिटिव देता है मैलिक एसिड। Ka1, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड। Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज लेस देन द Ka1 ऑफ मैलिक एसिड। अब अगर मैं दूसरा हाइड्रोजन निकालूं, अब मेरे बेटे देखना, अब दूसरा हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग है, मैलिक एसिड में एच बॉन्डिंग है, तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे इजीली नहीं निकलेगा, बट फ्यूमेरिक एसिड में दूसरा हाइड्रोजन इजीली निकलेगा। तो क्या लिखेंगे? Ka2, Ka2 ऑफ किसका? फ्यूमेरिक एसिड। Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड ज़्यादा है किससे? Ka2 ऑफ मैलिक एसिड। Ka2 of fumaric acid is greater than Ka2 of malic acid। अब और एक चीज़ याद रखना, कभी वो Ka के बदले pKa बोलेगा, तो pKa is inversely proportional of Ka। कैसे, क्या, ये सारा कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इसी तरह और एक क्वेश्चन आएगा, क्या ये समझ में आया? मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में मैलिक एसिड मोर एसिडिक होता है फ्यूमेरिक एसिड से, बट Ka वैल्यू फर्स्ट, Ka वैल्यू सेकंड, फ्यूमेरिक एसिड का ज़्यादा होता है मैलिक एसिड से, क्योंकि मैलिक एसिड वहाँ पे स्टेबल होता है, वो एच पॉजिटिव नहीं देगा इजीली। इसी तरह अनदर क्वेश्चन इज HF इज हाइड्रोजन एसिड है, HF इज द ओनली लिक्विड among halogen acids। Why? क्वेश्चन क्या है? HF is the only liquid among halogen acids। अब पहले हम जानेंगे halogen acids क्या है। सर बहुत इजी है मेरे बेटे, halogen acid, हाइड्रोजन के साथ halogen acid क्या क्या है? HF, HCl, HBr, HI, इनको हाइड्रोजन एसिड्स कहते हैं। अब बेटा याद रखना, इसमें HCl, HBr, HI एच बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं, नॉट एच बॉन्डिंग। और आपको पता ही है सिर्फ HF एच बॉन्ड बनाता है, HF एच बॉन्डिंग ड्यू टू एच बॉन्डिंग क्या है? अट्रैक्शन होगी तो HF लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, HCl, HBr, HI लिक्विड स्टेट में नहीं पाए जाएंगे ड्यू टू एच बॉन्डिंग, इट इज लिक्विड। इसी तरह और एक क्वेश्चन बोलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं इस चैप्टर में इस वाले यूनिट में आपके साथ क्वेश्चन खेलूँगा, ठीक है ना। अमोनिया जो होता है वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होता है एज कंपेयर टू HCl। एक्सप्लेन करना है। अमोनिया इज मोर easily liquefied than HCl। एक्सप्लेन। जो अमोनिया है वो इजीली लिक्विफाई होता है
किससे? HCl से। सर यहाँ पे भी HCl एच बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, अमोनिया एच बॉन्डिंग दिखाता है, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग दिखाता है, उसकी वजह से अमोनिया इजीली लिक्विफाई होता है। फिर से वही रीज़न, तो आंसर क्या लिखेंगे? इन अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है? NH3, इन अमोनिया NH3 ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू एच बॉन्डिंग इट इज मोर इजीली लिक्विफाइड, इट्स मोर इजीली लिक्विफाइड। इसी तरह और एक क्वेश्चन पूछेगा, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट क्यों करती है वाटर पे? क्वेश्चन क्या आएगा? वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब मेरे बेटे आपको पता ही है, जब वाटर होता है आइस में, वाटर एच बॉन्डिंग करता है, एच बॉन्डिंग की वजह से उसका केज लाइक स्ट्रक्चर आता है, उसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ गया उसकी वजह से डेंसिटी घट गई, डेंसिटी जब डिक्रीज हो गई तो वो फ्लोट करता है किस पे? पानी पे। जो ये मैं वाटर मॉइटी बनाऊंगा OH, इसी तरह दिस इज OH, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता हूँ डॉटेड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना मेरे बेटे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखना, क्या एक वाटर मॉलिक्यूल में चार, एक वाटर मॉलिक्यूल, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल पकड़ो, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल पकड़ लो, इस एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी वजह से ये केज बन गया, इस केज की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, ये तो आपको पता है, 9th में पढ़ते हैं। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर आता है, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ गया उसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन देखो जेई एडवांस में क्या आया है, एक वाटर मॉलिक्यूल, मुझे बताइए एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, क्या ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो आप क्या याद रखोगे? जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या लिखेंगे हम? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस, दिस इज एच बॉन्डिंग किसमें? इन आइस, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई एडवांस का PYQ है, प्लीज रिमेंबर दिस। वन वाटर molecule, one water molecule can form, one water molecule can form four, one water molecule can form 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब इसका रीजन लिखेंगे क्यों फ्लोट होता है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स, उसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 10 वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा हैंस डेंसिटी डिक्रीजेस, जब डेंसिटी डिक्रीज होगी देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो आइस फ्लोट करता है किस पे? वाटर पे। अब अनदर क्वेश्चन, वाई, आपको पता ही है, आप सभी को पता ही है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी क्यों होती है? इसका रीजन, वाटर shows maximum density, आपको मज़ा आएगा अगर आप फोकस्ड रहोगे, एट
4 डिग्री सेल्सियस, वाई? वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाई? अब आपको पता ही है, आइस है मेरे पास, अब मेरे पास आइस है, ये आइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं मेरे बेटे, एक सेकेंड। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, यस सर। ये एज बॉन्डिंग, ये एज बॉन्डिंग, ये एज बॉन्डिंग, डॉटेड लाइन से एज बॉन्डिंग दिखाता हूँ। अब मैंने इसको हीट किया, अब इसको हीट किया फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इसको हीट करता हूँ तो यहाँ पे जो केज जो होता है वो केज ब्रेक हो जाता है। जब केज ब्रेक हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं आता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं आता है मेरे बेटे, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। केज ब्रेक होके इसका स्ट्रक्चर ये आ गया, ठीक है, समझ में आई बात? ये हाइड्रोजन, अब ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ आप समझ लेना, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये ओपन केज हो गया, सॉरी ओपन हो गया। अब इस ओपन में वाटर घुस जाएगा। जब वाटर इसमें घुस गया तो वाटर जब अंदर गया, पानी अंदर जाने पे एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी इंक्रीज क्यों होती है? डेंसिटी इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें पानी चला गया। जब पानी चला गया तो डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अब आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? ये जो बॉन्डिंग होगी ये बॉन्डिंग फिर से ब्रेक होगी, बॉन्डिंग फिर से ब्रेक होगी। जब बॉन्डिंग फिर से ब्रेक होगी दैट इज द आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस। जब अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम जब फिर से इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से डेंसिटी फिर से डिक्रीज होगी। तो यही रीजन है कि जो वाटर होता है वो मैक्सिमम डेंसिटी दिखाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्या आपको समझ में आई बात? क्या बोला मैंने, फिर से सुनो एक बार। ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब मैंने इसको हीट किया तो पहुंचाया इसको मैंने 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रेक होता है। अब जो वाटर मॉइटीज़ है, वो वाटर जो रेस्ट ऑफ वाटर है, जो एक केज था तो ब्रेक हो गया। अब वाटर इस केज में घुस जाएगा। अब जब वाटर इस स्पेस में घुस गया तो होगा क्या? उसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, सिंपल। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जब फर्दर आप 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो वीक होते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी फिर से इंक्रीज होगी। तो ऑब्वियसली तो इसका रीज़न समझ में आया होगा। तो क्या लिखेंगे? ऑन हीटिंग आइस in temperature range, किस टेम्परेचर रेंज में? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस H bonds of ice break down, उसकी वजह से क्या होगा? which increases volume, उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, which decreases volume, देखो, on heating ice in temperature range 0 to 4 degree Celsius H bonds break of the ice break down, उसकी वजह से H bond ब्रेक हो गया, इसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा हैंस डेंसिटी इंक्रीजेस। जब डेंसिटी इंक्रीज होगी आफ्टर, ऐसे लिखेंगे, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा, ऑन हीटिंग आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस तो होगा क्या? थर्मल वाइब्रेशंस ऑल्दो कि मैंने सिखाया है, अब ये थियरी लिखवा रहा हूँ। थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ किसका? वाटर। थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ H2O इंक्रीजेस, उसकी वजह से विच इंक्रीजेस
द इफेक्टिव वॉल्यूम, उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देयरफॉर डेंसिटी अगेन डिक्रीजेस, इसकी वजह से डेंसिटी फिर से डिक्रीज होगी। अच्छा, और एक क्वेश्चन उठाएंगे, दैट इज, थोड़ा सा दूसरा कलर उठाएंगे। HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन एसिड whereas HF इज द वीकेस्ट। अरे फिर से वही एच बॉन्डिंग का कंसेप्ट। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट halogen acid whereas HF is the weakest। Why? तो इसका आंसर भी एच बॉन्डिंग होगी, क्योंकि सिर्फ HF एच बॉन्ड दिखाता है, बाकी HF सिर्फ एच बॉन्डिंग दिखाता है और HI एच बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। जब एच बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा तो H इजीली रिलीज करेगा, H इजीली रिलीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, HF, HCl, HBr, HI। यहाँ से यहाँ साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, देयरफॉर HF इज द वीक एसिड, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीक एसिड ड्यू टू एच बॉन्डिंग। बाकी एच बॉन्डिंग नहीं करते। इसी तरह और एक क्वेश्चन, आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, और आइसक्रीम की जो स्टिक होती है वो स्टिक किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। क्यों वुड की बनी होती है? क्यों नहीं हम प्लास्टिक की लेते हैं? क्यों नहीं हम स्टील की लेते हैं या समथिंग डिफरेंट? वहाँ पे भी एक कंसेप्ट यूज होता है, डेट इज एच बॉन्डिंग कंसेप्ट। अगर आप देखोगे, मान लो दिस इज द बर्फ का गोला, ये बर्फ है, बर्फ का गोला, और इस बर्फ के गोले में मैंने स्टिक घुमा दी, ये स्टिक है। तो होता क्या है, बर्फ के गोले में वाटर होता है H2O, और ये जो स्टिक होती है ये वुडन की होती है, और वुड किसका बना होता है, सेल्यूलोज। ये किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर। और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, OH। और OH जो ही आ गया और यहाँ पे वाटर है, तो ये आपस में कौन सी बॉन्डिंग करेंगे, H बॉन्डिंग। तो ये स्टिक बहुत देर तक इसको होल्ड करेगी, बर्फ को होल्ड करेगी। यही रीज़न है कि जो बर्फ़ होती है या आइसक्रीम होती है, इस आइसक्रीम में वुडन स्टिक होती है। सर बट आइसक्रीम में तो मिल्क होता है। अरे मेरी आइसक्रीम, ये जो मिल्क होता है ना, मिल्क में एक प्रोटीन होता है। कैसीन प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के, और अमाइनो एसिड्स में दो ग्रुप्स होते हैं, डेट इज COH ग्रुप और NH2 ग्रुप। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये ग्रुप भी किसके साथ, सिटिक के साथ, क्योंकि सेलुलोज है, सेलुलोज मीन्स ग्लूकोज, इसके साथ एच बॉन्डिंग दिखाएगा। जब एच बॉन्डिंग दिखाएगा तो इजीली आइसक्रीम को बहुत देर तक होल्ड करेगा। समझ में आया, मज़ा आया पढ़ने में। वुडन पीस, ऐसे लिखेंगे, वुड पीसेस आर यूज्ड टू होल्ड आइसक्रीम। ये लास्ट क्वेश्चन है, कल फर्दर हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे एच बॉन्डिंग का, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है। वुड पीस आर यूज्ड टू होल्ड आइसक्रीम बाई। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, आंसर में लिखोगे जो मैंने समझाया वही। वुड पीस में क्या होता है, ठीक है ना, वुड पीस is made up of सेल्यूलोस। किसका बना होता है, सेल्यूलोस। ये किसका पॉलीमर है, विच इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मतलब OH ग्रुप,
ठीक है ना। अब वाटर और बर्फ़ जो होता है और सेल्यूलोस या ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ स्टिक, इसके बीच में क्या होगा, एच बॉन्डिंग होगी। देयरफॉर holds the ice cream for large period of टाइम। थैंक यू मेरे बेटे, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।